देखिए, यूपीएससी भेदभाव करती है, ये बात सही नहीं है। कुछ टेक्निकल बातें हैं जो थोड़ा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के फेवर में नहीं है, में विद्यार्थी उसको नहीं जान पाते, तो वो यूपीएससी के ग्लैमर को देख करके तैयारी करने चले आते हैं। तो उसमें से बहुत सारे विद्यार्थी तो तैयारी के दौरान ही वापस भी हो जाते हैं। उपेंद्र अनमोल सर क्या कहना चाहेंगे? रील्स देख करके मोटिवेट होकर के कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या फिर तैयारी करनी चाहिए? और फिर तैयारी रील्स देख करके करते हैं तो सफलता नहीं मिलती है, फिर आस पड़ोस के लोग मजाक उड़ाते हैं। खासकर कोरोना और कोरोना के बाद तो बहुत सारे विद्यार्थी देखते हैं कि स्टूडेंट जब सेलेक्ट होते हैं, बाद में कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं, बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, तो उनकी बाहरी पोजीशन क्या है, उनके अधिकार क्या है, या उनका दबदबा क्या है, पावर क्या है, सामान्यतः इसी को देख करके यूपीएससी के तैयारी का निर्णय ले लेते हैं। लेकिन यह एक पक्ष है। अनुवाद में यूपीएससी के द्वारा प्रॉब्लम की जाती है। बहुत सारे अनुवाद उसके गलत रहते हैं। आपने देखा होगा कि टैबलेट को एक बार उसने गोली कंप्यूटर लिखा, स्टील प्लांट को इस्पात का पौधा लिखा। देखिए, अब समय बहुत कम रह गया है, तो सबसे पहले जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको अब बार बार आप रिवाइज करिए। देख रहे हैं लगभग 50 के आसपास विद्यार्थी हिंदी मीडियम के सेलेक्ट हुए हैं, तो आप अगर एक एवरेज लीजिए तो लगभग 10% स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। जब हाँ, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को यूपीएससी के बदलते पैटर्न को समझना होगा। और इसके अलावा अब मान लीजिए उन्होंने कोई कोचिंग किया तो अपनी कोचिंग के ही मटेरियल से संतुष्ट नहीं होते, फिर दूसरी कोचिंग के मटेरियल, फिर दूसरी कोचिंग के मटेरियल। जो सीसेट का पेपर है उसमें मैथ, रीजनिंग और कम्प्रीहेंशन का जो पार्ट है, उसमें कम्प्रीहेंशन इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा ईजी रहता है, क्योंकि इंग्लिश एक लीनियर लैंग्वेज है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं उपेंद्र अनमोल सर। मुखर्जी नगर में लगभग 20 सालों से सर पढ़ा रहे हैं। सर ने ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला करके लगभग 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट को पढ़ाया है। सर इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं। सर के बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए हैं। सर ने यूपीएससी के बदलते हुए पैटर्न को भी देखा है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी पिछले कुछ दिन पहले ही यूपीएससी सीएससी 2023 का फाइनल रिजल्ट आया। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि यूपीएससी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के साथ में भेदभाव करती है, जबकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के साथ नहीं करती है। आप लंबे समय से टीचिंग कर रहे हैं, अध्यापक हैं, आपके बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए हैं। आपका अपना क्या मानना है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बहुत सारे विद्यार्थियों का भी ये प्रश्न रहता है कि क्या हिंदी मीडियम के साथ यूपीएससी भेदभाव करती है। मैं आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, यूपीएससी भेदभाव करती है, ये बात सही नहीं है। कुछ टेक्निकल बातें हैं जो थोड़ा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के फेवर में नहीं है। अदरवाइज यूपीएससी भेदभाव इसलिए नहीं करती, जैसे इसी बार का अगर आप देखें तो प्रीलिम्स में हिंदी मीडियम के विद्यार्थी केवल 500 के आसपास ही पास हुए, और प्रीलिम्स में तो कोई भेदभाव होता नहीं। आप जानते हैं कि वो कंप्यूटर से कॉपी चेक की जाती है। 500 के आसपास विद्यार्थी पास हुए, प्रीलिम्स, मेंस उन्होंने दिया, और फाइनली आप देख रहे हैं लगभग 50 के आसपास विद्यार्थी हिंदी मीडियम के सेलेक्ट हुए हैं। तो आप अगर एक एवरेज लीजिए तो लगभग 10% स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, जबकि टोटल प्रीलिम्स का रिजल्ट 14,000 के आसपास था, और उसकी 14,000 से ज़्यादा ही रिजल्ट था। तो 14,000 के रिजल्ट में केवल 500 के आसपास हिंदी मीडियम के विद्यार्थी सेलेक्ट हुए, और वो फाइनली 50 की संख्या में आए। तो ये संख्या जानते हैं कम नहीं है। हाँ, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को यूपीएससी के बदलते पैटर्न को समझना होगा। सीसेट का जो पेपर है उसको समझना होगा। सबसे पहले प्रीलिम्स में अपनी संख्या को बढ़ाना होगा। अगर प्रीलिम्स में आप अपनी संख्या बढ़ाते हैं, मेंस में मान लीजिए आप जाते हैं और मेंस की कॉपी चेक करने में कोई दिक्कत है, या उसके बाद आपका रिजल्ट कम आता है, तब यूपीएससी के ऊपर आरोप लगाया जा सकता है। एक बात जो आपने कहा, यूपीएससी का जो पेपर होता है वो इंग्लिश में ही बनाया जाता है, और उसका अनुवाद हिंदी में दिया जाता है। तो कई बार अनुवाद में यूपीएससी के द्वारा प्रॉब्लम की जाती है। बहुत सारे अनुवाद उसके गलत रहते हैं। आपने देखा होगा कि टैबलेट को एक बार उसने गोली कंप्यूटर लिखा, स्टील प्लांट को इस्पात का पौधा लिखा, और कई बार तो आपने देखा होगा इससे भी बड़ा ब्लंडर किया है। वो थोड़ा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के विपक्ष में जाता है। इसके अलावा एक चीज़, जो सीसेट का पेपर है उसमें मैथ, रीजनिंग और कम्प्रीहेंशन का जो पार्ट है, उसमें कम्प्रीहेंशन इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा ईजी रहता है, क्योंकि इंग्लिश एक लीनियर लैंग्वेज है।
उसको पढ़ना आसान होता है, समझना आसान होता है। और हिंदी जो है वो स्फेरिकल लैंग्वेज है, जो घुमा फिरा करके उसमें सेंटेंस बनाए जाते हैं, जिसके नाते कंप्रीहेंशन वाले पार्ट को पढ़ने में ज़्यादा समय चला जाता है और कई बार जो है तब तक समय बीत जाता है, प्रेशर आ जाता है, फिर मैथ और रीजनिंग का पार्ट स्टूडेंट ठीक से नहीं कर पाते, इसलिए पीटी में सेलेक्ट नहीं हो पाते। सर आपका क्या मानना है, जैसे आप 20 सालों से टीचिंग कर रहे हैं, आपके बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं हर साल जब रिजल्ट आता है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं कहा जाता है ब्रिलियंट हैं और जो हिंदी मीडियम के हैं वो नहीं है, तो आपका अपना क्या मानना है, क्योंकि आप टीचिंग करते हैं, हिंदी मीडियम वालों का प्रीलिम्स इतनी कम संख्या में क्यों निकलता है, क्या वजह हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बेसिकली ये बहुत लोग सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट होते हैं, हिंदी के कम। ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि उल्टा है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में टैलेंट अधिक होता है, प्रतिभा अधिक होती है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बजाय अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कम पढ़ते हैं। हाँ, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट में 2-3 खूबियाँ होती हैं, वो जनरली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में नहीं पाई जाती। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पहली बात तो अपनी लिमिट बना लेते हैं कि हम इतना ही पढ़ेंगे। जैसे उन्हें अगर पूरा जीएस पढ़ना है तो वो फोकस कर लेते हैं 3-4 किताबें पढ़नी है, बाकी हमने ये नोट्स बनाया उस नोट्स को पढ़ना है और मॉक टेस्ट देना है तो मॉक टेस्ट देना, उसी पे वो फोकस करते हैं और उसी उसको लिमिट बना करके बार बार उसका रिवीजन करते हैं, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं और फाइनली वो उन चीज़ों को अपने मेमोरी में पहुँचाने में सफल हो जाते हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट नहीं करते। क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश में रहते हैं और इसके अलावा अब मान लीजिए उन्होंने कोई कोचिंग किया तो अपनी कोचिंग के ही मटेरियल से संतुष्ट नहीं होते, फिर दूसरी कोचिंग के मटेरियल, फिर दूसरी कोचिंग के मटेरियल और फिर तमाम और किताबें और तमाम लोगों से सलाह लेते रहते हैं। बहुत ज़्यादा सलाह कई बार घातक होती है। आप एक बार पूरे पैटर्न को समझ लें, पूरे सिलेबस को समझ लें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को समझ लें, नेचर ऑफ क्वेश्चन, डेप्थ ऑफ क्वेश्चन और क्वेश्चन के लेवल को समझने के बाद फोकस कर लें कि ये सिलेबस है और यही हमारा मटेरियल रहेगा और इसी पे हम काम करेंगे, इसी को बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सर आपने लगभग 20 सालों में यूपीएससी की जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, आप कई लाख स्टूडेंट से मिलते रहते हैं, मिलते भी हैं, तो क्या बदलाव आपने देखा है? थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे, क्या आपने पैटर्न को बदलते हुए देखा? अच्छा सवाल आपने शिवम जी ने किया क्योंकि आप देखिए तो पिछले अगर मैं 20 वर्षों में देखूं, लगभग 19 साल मुझे हो गया, ये 20वां साल है, तो 20 वर्षों में मैं देखूं तो 2 बार यूपीएससी का सिलेबस बदलते हुए हमने पढ़ाने के दौरान देखा। तो आप देखिए जो सिलेबस 2011 में पीटी का बदला, जिसके द्वारा ये सीसेट का पार्ट जीएस के साथ आया, और 2013 में जो मेंस का सिलेबस बदला, इसी के बाद हिंदी माध्यम के बच्चों के सिलेक्शन में गिरावट आई। इससे पहले अगर आप देखिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बहुत अच्छी संख्या में सेलेक्ट होते थे, जब 2 ऑप्शनल होता था और ऑप्शनल पीटी में भी होता था और 2 ऑप्शनल मेंस में होता था, इसके अलावा जीएस का पार्ट होता था। तो उस स्थिति में बच्चे अपने को ज़्यादा कंफर्टेबल पाते थे क्योंकि ऑप्शनल में अपनी स्थिति को मजबूत कर लेते थे और ऑप्शनल और जीएस दोनों मिला के मेरिट बनती थी और अंततः सफल हो जाते थे। लेकिन जब से ये सीसेट का पार्ट आया है, तब से जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या साइंस स्ट्रीम के हैं या जो ऐसे कंपटीशन से जुड़े हुए जहां मैथ रीजनिंग का पार्ट थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, वो विद्यार्थी ज़्यादा कंफर्ट की स्थिति में हैं और ये विद्यार्थी जो आर्ट के विषयों से जुड़े हुए हैं, मानविकी के विषयों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए थोड़ा चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब धीरे धीरे यूपीएससी ने भी इसमें बहुत सारा सुधार किया है, यूपीएससी ने भी बदलाव के प्रयास किए हैं, लेकिन अभी भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा अनुकूलताएं रही हैं और हिंदी मीडियम के लिए अभी भी चैलेंजेस हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे देखा जाए तो प्रीलिम्स की डेट आगे बढ़ गई थी, वो भी कुछ दिनों के बाद ही है, तो जो नए स्टूडेंट अब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने पिछली बार दिया था, किन्हीं गलतियों की वजह से नहीं हुआ, आपको टीचिंग का लंबा एक्सपीरियंस है, आपने कई किताबें भी लिखी हुई हैं, 15+ मुझे पता चला है कि आपने 15 से ज़्यादा ही लिखी है, तो प्रीलिम्स के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रीलिम्स के लिए मैं स्टूडेंट को 2-3 सुझाव देना चाहूँगा। देखिए अब समय बहुत कम रह गया है, तो सबसे पहले जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको अब बार बार आप रिवाइज़ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए।
उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं उसको बार बार सॉल्व करिए। साथ में कोई एक कोचिंग का या किसी भी संस्था का मॉक टेस्ट या मार्केट में भी मिलता है, उसको ले करके बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से हमें अपनी कमियां पता चलती हैं, छोटे छोटे लूप होल्स का पता चलता है, बिटवीन द लाइंस जो हम गलतियां करते हैं उसका पता चलता है, और साथ में एग्ज़ाम के प्रेशर में किस तरीके से अपनी क्षमता का उपयोग किया जाता है, अपने पर्सनालिटी को मैनेज किया जाता है, कैसे अनुशासित होकर के अपने नॉलेज का उपयोग किया जाता है, ये सारा अनुभव जब बार बार प्रैक्टिस से ही होगा। अच्छा, एक चीज़ और आपने कहा कि और क्या खासकर विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए, तो मेरा मानना है कि देखिए प्रीलिम्स में यूपीएससी सामान्य चीज़ें ही पूछता है, बहुत बेसिक चीज़ें पूछता है, इसलिए कहा जाता है प्रीलिम्स एवरीवेयर। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, तो मोबाइल की ही टेक्नोलॉजी क्या है, मोबाइल में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है, 5G या आने वाला 6G क्या है, 4G 5G में ही क्या अंतर रहा है, या टीवी या मोबाइल के लिए जो फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करते हैं वो क्या है, या जितनी भी प्रकार की चीज़ें आप मान लीजिए आप कार से चलते हैं, बाइक से चलते हैं, तो इंजन की टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल क्या है, या जो हमारी परंपरागत व्हीकल है या परंपरागत हमारी जो ऊर्जा है और जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, इसमें क्या डिफरेंस है। तो आपको बहुत जो है इन सारी चीज़ों को ध्यान देना होगा जो हमारे जीवन में चल रही हैं, जो रोज़मर्रा के जीवन में है। अगर इन सब चीज़ों को आपने फोकस किया तो बहुत आसानी से आप प्रीलिम्स में अच्छा कर जाएंगे। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के टाइम में क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट मुखर्जी नगर आते हैं रील्स देख के, वीडियोज़ देख करके। आपको लंबा अनुभव है टीचिंग का, उपेंद्र अनमोल सर क्या कहना चाहेंगे? रील्स देख करके मोटिवेट होकर के कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या फिर तैयारी करनी चाहिए, और फिर तैयारी रील्स देख करके करते हैं तो सफलता नहीं मिलती है, फिर आस पड़ोस के लोग मजाक उड़ाते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने ये भी किया। सामान्यतः आज के दौर में देखा जा रहा है, जब से सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार बढ़ा है, खासकर कोरोना और कोरोना के बाद, तो बहुत सारे विद्यार्थी देखते हैं कि स्टूडेंट जब सेलेक्ट होते हैं, बाद में कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं, बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, तो उनकी बाहरी पोजीशन क्या है, उनके अधिकार क्या है, या उनका दबदबा क्या है, पावर क्या है, सामान्यतः इसी को देख करके यूपीएससी के तैयारी का निर्णय ले लेते हैं। लेकिन यह एक पक्ष है। जब आप सिविल सर्वेंट बनते हैं तो बहुत सारे दायित्व का निर्वहन करना होता है, बहुत सारे कर्तव्यों का, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। कई बार जो लोग रील देखते हैं, वीडियो देखते हैं, इन सब से परिचित नहीं होते। वास्तव में जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक ये सब चीज़ें आपको दिखती हैं कि बहुत चार्म है, लेकिन जब आप सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं तब आपको पता चलता है कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, कितने सारे कर्तव्य हैं, और उनके निर्वहन के लिए आपको अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा, अपने पारिवारिक जीवन को, अपने व्यक्तिगत जीवन को, साथ में अपने माइंडसेट को भी ऐसा बनाना होगा कि हमेशा आपको जब अधिकार दिया जाता है तो ये अपेक्षा की जाती है कि आपको अपने कर्तव्यों से अवेयर रहना होगा। और सामान्यतः आज के समय में विद्यार्थी उसको नहीं जान पाते, तो वो यूपीएससी के ग्लैमर को देख करके तैयारी करने चले आते हैं। तो उसमें से बहुत सारे विद्यार्थी तो तैयारी के दौरान ही वापस भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारियों, कर्तव्यों को महसूस नहीं किया, तो अपनी पर्सनालिटी में वैसे चेंजेस नहीं ला पाते। वास्तव में सिविल सर्विसेज पूरी तरीके से देखा जाए तो एक क्रांति है। अगर आप सिविल सर्विसेज की ठीक से तैयारी करें तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है, आपका पूरा व्यक्तित्व और चरित्र बदल सकता है। आपके अंदर ऐसे गुण आ सकते हैं जिससे आप बाई चांस नहीं भी सफल हुए यूपीएससी की तैयारी करके, तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ सबसे आगे रहेंगे और हमेशा आपको स्वीकार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के दौरान एक तो आपकी समझ बहुत बेहतर हो जाती है, लगभग सारे विषयों पर आपकी नज़र जाती है, आप सारे विषयों की समझ विकसित करते हैं। साथ ही साथ इसके दौरान, तैयारी के दौरान जो चैलेंजेज उभरते हैं, तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ, चाहे वो जब आप रहते हैं तो खाने पीने की कठिनाई से लेकर के पूरे दिनचर्या को मैनेज करना और विपरीत परिस्थितियों में परफॉर्म कैसे किया जाए, इन सारी चीज़ों से आप अवगत होते हैं। और जब धीरे धीरे इसको आप मैनेज कर लेते हैं तो वह आपके व्यक्तित्व और चरित्र का भाग बन जाता है, जिसके नाते आपका व्यक्तित्व विराट होने लगता है। और जब व्यक्तित्व विराट हो जाता है और व्यक्ति कठिनाइयों, चुनौतियों को मैनेज करने की क्षमता
को सीख लेता है तो वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाता है तो वहाँ उसका परफॉर्मेंस बहुत बेटर रहता है, बहुत बेहतर रहता है। देखिए, आपके माध्यम से मैं जो विद्यार्थी यूपीएससी की अब तैयारी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं या जो तैयारी कर भी रहे हैं या जो फाइनल स्टेज में हैं, उनको मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप यूपीएससी में कभी भी जब आएँ या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों तो सबसे पहले आप यह जानें कि यूपीएससी आपको देश की सेवा करने का बहुत बड़ा अवसर देती है। देश के संवैधानिक मूल्यों, आदर्शों को कैसे स्थापित किया जाए, शासन प्रशासन में कैसे बदलाव ला करके लोगों के जीवन को बेहतर किया जाए और कैसे एक तरीके से देखा जाए तो यह समाज सेवा का अवसर आपको देती है। और अगर आप इस तरीके के माइंडसेट के साथ काम करेंगे कि मैं सिविल सर्विसेज में आकर के सामाजिक बदलाव की नींव बनूंगा या सामाजिक परिवर्तन का कारक बनूंगा और देश के संवैधानिक मूल्यों, आदर्शों को लागू करने के प्रयासों को आगे बढ़ाऊंगा और समाज को जागरूक करूंगा, बेहतर करूंगा, तो मुझे लगता है कि आप अच्छे उद्देश्य को पकड़ पाएंगे और इन्हीं उद्देश्यों के माध्यम से आप अपने जीवन को भी बेहतर बना पाएंगे, साथ में होने वाले बदलाव के कारक भी बन पाएंगे और आपको समाज याद रखेगा, देश याद रखेगा और आपको स्वयं भी बहुत बेहतर लगेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ में थे उपेंद्र अनमोल सर, जो मुखर्जी नगर में सर ने बताया कि इसी साल सर को लगभग पूरे 20 साल हो जाएंगे धीरे धीरे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई और सवाल पूछना भूल गए हैं आपके लिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।